गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पवन कुमार पांडे, लेक्चरर इन स्पेशल एजुकेशन, ज्ञानोदय समिति संस्थान, जगदीशपुर, फूलपुर, आजमगढ़। आज हम आप लोगों को DED SCHI फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकेंड पेपर 8 फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग, जिसका हिंदी में अर्थ है वाणी और वाणी शिक्षण के मूल सिद्धांत, के अंतर्गत चौथी यूनिट है स्पीच प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग एम्पेयरमेंट, श्रवण दोष वाले बच्चों में वाणी की समस्या के अंतर्गत चौथी यूनिट का 4.2 है वॉइस प्रॉब्लम, आवाज़ समस्या। आवाज़ की समस्या का अध्ययन करने से पहले आवाज़ में सम्मिलित अन्य तथ्यों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, जिनमें 3 तथ्य तारत्व, प्रबलता, स्वर एवं गुण होते हैं। यदि इनमें कोई समस्या पाया जाता है तो उसे आवाज़ में समस्या होती है। जैसा कि बच्चों वॉइस प्रॉब्लम के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि आवाज़ की समस्या में जो 3 तथ्य होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं, तारत्य, स्वर एवं गुण। अगर इनमें किसी बच्चे में तारत्य में अगर समस्या होती है या स्वर में समस्या होती है या गुण में समस्या होती हैं तो आवाज़ में समस्या आएगी, वॉइस प्रॉब्लम होगा। तो ज़्यादा करके श्रवण बाधित बच्चों में ये समस्याएं आती हैं। अगर गुण की क्वालिटी नहीं दे पाएंगे या तारत्य, श्रवण बाधित बच्चों में तारत्य की समस्या आती है और स्वर की समस्या आती है, तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर बधिर बच्चों में पाई जाने वाले आवाज़ की समस्या निम्नलिखित हैं, जो कि पहला है तारत्य समस्या, पिच प्रॉब्लम्स। पुरुष, महिला एवं बच्चों का तारत्य भिन्न होता है। बच्चों का तारत्य 280 से 556 हर्ट्ज, स्त्री का तारत्य 140 से 280 हर्ट्ज तथा पुरुष का 70 से 140 हर्ट्ज होता है। श्रवण बाधित बच्चों में तारत्य नियंत्रण की क्षमता कम होती है, इसलिए इनका तारत्य सदैव खिंचा हुआ या अधिक तारत्य वाला होता है अथवा सामान्य से कम तारत्य वाला होता है। इस प्रकार तारत्य संबंधी समस्या निम्नलिखित पाई जाती है। जैसा कि इनमें कहा गया है कि तारत्य समस्या में जो बच्चों का तारत्य होता है 280 से 556 हर्ट्ज, ये तारत्य पतला होता है। महिला का तारत्य 140 से 280 हर्ट्ज होता है तथा पुरुष का तारत्य 70 से 140 हर्ट्ज होता है। इन तारत्य में अगर श्रवण बाधित बच्चों में जो समस्याएं होती, अगर कोई समस्या होती है तारत्य संबंधी, तो वह समस्या तारत्य समस्या के अंतर्गत आती है। और तारत्य संबंधी इस प्रकार से तारत्य संबंधी समस्या निम्नलिखित पाई जाती है। पहला है उच्च तारत्य समस्या, हाई पिच डिसऑर्डर। जब स्त्री का तारत्य सामान्य से नीचे हो जाता है तो उच्च तारत्य वाला दोष कहलाता है, जिसे हम एंड्रोफोनिया कहते हैं। इसमें स्त्री का तारत्य कम होने से आवाज़ पुरुषों की तरह मोटी निकलती है। जैसा कि इसमें कहा, उच्च तारत्य दोष में अगर महिला का 140 से 280 हर्ट्ज से तारत्य कम होता है, तारत्य अगर कम होता है तो उस
उस तारत समस्या को एंड्रोफोनिया के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, दूसरा पॉइंट है निम्न तारत्व दोष, लो पिच डिसऑर्डर। जब पुरुष का तारत्व सामान्य से उच्च हो जाता है तो उसे निम्न तारत्व वाला दोष कहते हैं, जिसे प्यूबरफोनिया के नाम से जाना जाता है। इसमें पुरुष की आवाज़ महिला जैसी पतली आवाज़ निकलती है। जैसा आप लोग देखे होंगे कि कुछ पुरुषों में ऐसा होता है कि उनकी आवाज़ पतली जैसी निकलती हैं, महिलाओं जैसी निकलती हैं, पतली आवाज़ निकलती है। उस दोष को प्यूबरफोनिया के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, पुरुष का जो सामान्य तारत्व होता है 70 से 140 हर्ट्ज, इसमें उनका तारत्व बढ़ जाता है, इसमें उनका तारत्व उच्च हो जाता है, जिससे उनमें महिला जैसी आवाज़ निकलती है। उसको हम निम्न तारत्व वाला दोष कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा, तारत्व भ्रंश, पिच ब्रेक। बधिर बच्चों में एक निश्चित तारत्व न होकर रुक रुक कर कटी फटी सी आवाज़ निकलती है तो उसे तारत्व भ्रंश कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे स्वर बाधित बच्चे एक निश्चित लय में नहीं बोलते हैं, उनका तारत्व कम होता है। जैसे रुक रुक के बोलेंगे, रुक रुक के बोलना वह तारत्व भ्रंश के अंतर्गत आता है। और जो आवाज़ बोलेंगे कटी फटी और टूटी फूटी सी आवाज़ बोलते हैं, इसको हम तारत्व भ्रंश कहते हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट है एक सुरा तारत्व, मोनोटोनस। एक सुरा तारत्व, एक ही लय में बोलते रहना, उतार चढ़ाव में विभेद न कर पाने से आवाज़ नीरस हो जाती है। कभी कभी बधिर बच्चे कविता एवं गद्य को एक ही लय में पढ़ते हैं। जैसा कि एक सुरा तारत्व मोनोटोनस में यह कहा गया है कि इसमें बच्चे एक ही लय में बोलते हैं, एक ही लय में पढ़ते हैं, या कविता हो गद्य हो, उसमें कहाँ कविता में कहाँ उनको उतारना है, कहाँ पिच कहाँ चढ़ाना है, इसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। जैसे एक ही लाइन में वे बोलते रहते हैं, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ पिच को खींचना है, कहाँ उतारना है कविता में। इसमें ऐसे ये सब बच्चे आवाज़ में विभेद नहीं कर पाते हैं। और गद्य अगर पढ़ते हैं, गद्य में भी एकदम कहाँ कैसे बोलना है, और गद्य और पद्य में विभेद, कविता में विभेद, ये सब बच्चे नहीं कर पाते हैं और एक ही लय में पढ़ते हैं, जिसको हम एक सुरा तारत्व दोष कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है दो तारत्व दोष, जिसे हम डिप्लोफोनिया कहते हैं। जब एक साथ दो तारत्व निम्न एवं उच्च वाली ध्वनियाँ निकलती हैं तो उसे द्वितारत्व दोष कहते हैं। गंभीर रूप से बधिर बच्चों में इस प्रकार का दोष देखा जा सकता है। द्वितारत्व दोष के अंतर्गत इसमें बच्चे दोनों साथ बोलते हैं। कभी धीमे बोलेंगे, बहुत धीमे कभी धीमे बोलेंगे, पतली आवाज़ बोलेंगे, कभी मोटी आवाज़ बोलते हैं। यह ज़्यादा करके ये सब द्वितारत्व दोष जो होता है प्रायः देखा जाता है बधिर बच्चों में, जिसे हम दो तारत्व दोष कहते हैं, जिसको हम डिप्लोफोनिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है दूसरी समस्या है स्वर समस्या, जिसको हम लाउडनेस प्रॉब्लम्स। सामान्य व्यक्ति वाक ध्वनि का उत्पादन दूसरे व्यक्ति की दूरी एवं स्थिति के अनुसार तेज अथवा धीमे स्वर
को निकालता है। बधिर बच्चे विशेषकर अस्थचालकता, श्रवण दोष, धीमे स्वर तथा संवेदी श्रवण क्षति वाले सदैव तेज स्वर में बात करते हैं, क्योंकि इनमें नियंत्रण की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार स्वर संबंधी समस्या निम्नलिखित हैं, जैसा कि लाउडनेस प्रॉब्लम के अंतर्गत, स्वर समस्या के अंतर्गत एक सामान्य व्यक्ति या एक सामान्य बच्चा अपनी वाक ध्वनि उत्पादन करने के लिए व्यक्ति की दूरी एवं नज़दीक के अनुसार वह बातचीत करता है, ध्वनि को निकालता है। लेकिन यही सब बच्चे, विशेष करके श्रवण बाधित बच्चे, वे तेज स्वर तथा धीमे स्वर में बात करते हैं। ये इनमें नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है और नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकार स्वर संबंधी समस्या निम्नलिखित है, जो कि पहला है अधिक तेज, टू लाउड। जब कोई व्यक्ति, बच्चा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालता है जबकि धीमी आवाज़ की आवश्यकता है, तो उसे इस प्रकार के दोष को अत्यधिक तेज स्वर दोष कहते हैं। जैसा कि टू लाउड के अंतर्गत कहा है, अधिक तेज स्वर के अंतर्गत इसमें कहा गया है, स्वर बाधित बच्चा बात करने के लिए उसको अगर आदमी से पास बच्चे दोनों हैं, उसको धीमे बात करने की आवश्यकता है, लेकिन वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से अधिक तेज स्वर में बात करता है, अधिक तेज स्वर में बात करता है, उस स्वर दोष, उसे हम अधिक तेज स्वर दोष कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अत्यधिक धीमा, टू सॉफ्ट। उच्च स्वर में आवाज़ निकालने के बजाय व्यक्ति जब आवश्यकता से निम्न स्वर की आवाज़ निकालता है, तो उसे अत्यधिक धीमा स्वर दोष कहते हैं। अत्यधिक धीमा स्वर दोष में, टू सॉफ्ट में, उसको उच्च स्वर की बच्चों की आवश्यकता है आवाज़ बोलने के लिए, लेकिन व्यक्ति जो बच्चा होता है धीमे स्वर में बोलता है, धीमे आवाज़ निकालता है। बातचीत करने के लिए वह धीमे शब्दों का प्रयोग करता है, धीमी आवाज़ का प्रयोग करता है। इस प्रकार को जो दोष होता है अत्यधिक धीमा स्वर दोष हम कहते हैं। नेक्स्ट है तीसरा आवाज़ विहीनता, एफोनिया। जब गले से आवाज़ ना निकले परंतु ओष्ठ में मंद हलचल होती है, तो उसे आवाज़ विहीनता कहते हैं, क्योंकि इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है, अतः इसे पूर्ण आवाज़ विहीनता दोष कहते हैं। जो पूर्ण आवाज़ विहीनता दोष का मतलब ये होता है कि बच्चा बोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती है, ओठ में हलचल होती है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है। और इस प्रकार के दोष को हम प्रायः स्वर बाधित बच्चों में देखते हैं। उसको स्पीच थेरेपी जब कराते हैं, तो उसको आवाज़ निकालने के लिए जब हम प्रेरित करते हैं, तो वह बच्चा बोलने का प्रयास करता है। आप लोग देखे होंगे उसके ओठों में मूवमेंट, मतलब हलचल जैसी होती, लेकिन वह बोल नहीं पाता है। लेकिन उसको बोलने के लिए हम लोग स्पीच थेरेपी के माध्यम से धीरे धीरे उसको हम लोग बुलवाते हैं। लेकिन इस प्रकार के दोष को हम आवाज़ विहीनता दोष कहते हैं। तीसरा जो डिसऑर्डर है वह क्वालिटी प्रॉब्लम्स, गुण समस्या। आवाज़ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए स्वर तालु एवं स्वर नली का सामान्य होना आवश्यक है।
इनकी संरचना में कोई गड़बड़ी अथवा बीमारी होती है तो निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं होती हैं, जो कि पहला पॉइंट है अत्यधिक नकियाना, हाइपर नेज़लिटी। जब मुंह से निकलने वाली आवाज़ भी नाक से निकलती है तो इस प्रकार के दोष को अत्यधिक नकियाना कहते हैं। यह तालु भी कटे फटे अथवा छिद्र होने से होता है। अत्यधिक नकियाने का मतलब यह है जो मुख से निकलने वाली आवाज़ नाक के माध्यम से निकलती है। आप लोग प्रायः देखते होंगे, सामान्य बच्चों में भी होता है, आप श्रवणबाधित बच्चों में तो प्रायः होता ही है। इस प्रकार प्रायः होता ही है। इस प्रकार को दोष को अत्यधिक हम नकियाना दोष कहते हैं, जो मुख से निकलनी आवाज़ नाक से निकलती है, उसकी आवाज़ क्या होती है, अस्पष्ट होती है। ज़्यादातर यह देखा गया है कि यह तालु में कटे फटे अथवा छिद्र होने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम नकियाना, हिप्पोनेज़लिटी। जब नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं तो इस प्रकार के दोष को हम कम नकियाना कहा जाता है। इसे डिनेजल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का दोष सदैव नाक की नली बंद हो जाने से होता है। जैसा कि जब नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं तो इस प्रकार के दोष को हम कम नकियाना दोष कहते हैं, जिसे हम डिनेजल के नाम से जाना जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि इस प्रकार का दोष नाक की नली बंद हो जाने के कारण होता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है श्वास युक्त आवाज़, ब्रीथी वॉइस। बोलते समय जब आवश्यकता से अधिक श्वास निकलती है तो उसे श्वास युक्त आवाज़ कहते हैं। यह आवाज़ के नियंत्रण की कमी के कारण बधिर बच्चों के साथ सामान्य बच्चों में भी होता है। जब हम बोलते समय आवश्यकता से अधिक सांस निकलती है तो उसे श्वास युक्त आवाज़ कहते हैं। यह आवाज़ इसमें आवाज़ पर नियंत्रण की कमी होती है। यह कारण कमी होती है, नियंत्रण में कमी होती है। प्रायः यह बधिर बच्चों के साथ साथ यह कमी सामान्य बच्चों में भी होता है, जिसे हम ब्रीथी वॉइस दोष कहते हैं। नेक्स्ट है रूखी आवाज़। जब व्यक्ति बहुत उत्तेजित होकर बोलता है तो ध्वनि में तनाव महसूस होता है, जिसे रूखी आवाज़ कहते हैं। यह मानसिक तनाव एवं व्यक्तित्व दोष के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्वरभंग। इसमें श्वास युक्त आवाज़ एवं रूखी आवाज़ दोनों एक साथ निकलती हैं। इसमें अधिक जोर देने के कारण मुंह से हवा अधिक मात्रा में निकलती है, जिस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। जैसा कि आज हम आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम के बारे में बताया, जो कि इसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। पिच, लाउडनेस, क्वालिटी को आप लोगों ने सविस्तार से इस पे चर्चा की गई। जैसा कि आप लोगों को
सही तरीके से यह टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप लोग फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके उसको समझ सकते हैं। हम आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में एक प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोग HI फर्स्ट ईयर के ग्रुप में आप लोग भेजिएगा, जो कि प्रश्न है श्रवण अक्षम बच्चों में आवाज़ संबंधी समस्या की सविस्तार से चर्चा करें। फिर से एक बार मैं इस प्रश्न को पढ़ देता हूँ। श्रवण अक्षम बच्चों में आवाज़ संबंधी समस्या की सविस्तार से चर्चा करें। हम अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।